नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अक्षय। खबरों की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में मंगलवार को हंगामे के बीच आयकर संशोधन बिल 2016 पास हो गया। कांग्रेस ने सदन में इस बिल पर चर्चा नहीं कराने पर आपत्ति जाहिर की। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बिना चर्चा इस विधेयक को पारित कराने के खिलाफ आवाज उठाई। विपक्षी दल राष्ट्रपति से इस मामले में शिकायत कर सकते हैं। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि अगर लोग अपनी अघोषित नकद की घोषणा करते हैं तो उन्हें जुर्माने के तौर पर 50% कर देना होगा, जबकि ऐसा नहीं करने और पकड़े जाने पर 85% कर और जुर्माना लगाया जाएगा। घोषणा करने वालों को अपनी कुल जमा राशि का 25% प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में लगाना होगा। नोटबंदी को लेकर संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है। शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद से ही विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में जवाब देने की मांग पर अड़ा है, लेकिन सरकार विपक्षी मांग सिरे से नकार रही। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री माफी मांगों के नारे भी लगाए। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई पहले 12 बजे तक और फिर बुधवार तक स्थगित कर दी गई। काले धन पर मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ही पार्टी के सांसदों विधायकों के लिए नया फरमान जारी किया है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सभी बीजेपी सांसदों विधायकों से अपने खातों की जानकारी देने का निर्देश दिया। संसद भवन में हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी सांसदों विधायकों को निर्देश दिया कि वो 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक की खातों की जानकारी दें। 8 नवंबर से लागू हुए नोटबंदी के फैसले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसे लेकर संसद अब तक ठीक से नहीं चल सकी। सोमवार को विपक्ष ने नोटबंदी के खिलाफ जनाक्रोश दिवस भी मनाया था। मंगलवार को विपक्ष ने संसद शुरू होने से पहले आगे की रणनीति तय करने के लिए संसद भवन में बैठक की थी और संसद में भी जमकर हंगामा किया। नोटबंदी को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ हमलावर है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी काफी मुखर विरोध कर रही। ममता बनर्जी ने लखनऊ में नोटबंदी के खिलाफ एक रैली को संबोधित किया, जहां इस रैली में उन्होंने एक बार फिर नोटबंदी पर मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा सब एक हो जाओ। साथ ही उन्होंने बीजेपी को वोट न देने की अपील भी की और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी देश को बेच रहे हैं। ममता ने कहा कि नोटबंदी वापस लो मोदी जी, या फिर वापस जाओ। बैंकों में 500 रुपया नहीं है, 100 नहीं है, 50 नहीं है, तो लोग जाएगा कैसे? अगर करना चाहिए था कालाधन के लिए तो आप पहले प्लानिंग नहीं किया। क्यों नहीं प्लानिंग किया? प्लानिंग भी नहीं किया और लोगों का ऊपर में आप दबा दिया। जो चोर है उसका रुपया आप वापस बाहर से नहीं ले आया। नोटबंदी पर बिहार में महागठबंधन के घटक दलों आरजेडी और कांग्रेस से इतर राय रखकर अपनों के निशाने पर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने पहले तो हमलावर रुख अख्तियार किया। राबड़ी ने कहा कि मोदी एक काम और करें कि नीतीश को ले जाएं और अपनी बहन से शादी करवा दें। बयान पर जब बवाल उठा तो राबड़ी देवी अपने बयान से फौरन पलट गईं। उन्होंने कहा कि मोदी ने नीतीश की तारीफ की है और दावा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह बात नहीं कही थी, बल्कि बीजेपी नेता सुशील मोदी पर टिप्पणी की थी। अंदर से आए तो कुछ मीडिया लोग था सहित अंदर में 2-4 गो, तो वो लोग बोला कि मोदी जी बोल रहे हैं, सुशील कुमार मोदी जी, कि नीतीश जी आरजेडी के या कांग्रेस के साथ छोड़े और हम लोग के साथ आ जाए। मीडिया वाला हमको जो बोला वो हम बता रहे हैं। हम इसी पर बोले मोदी जी नीतीश कुमार के गोदी उठा के लेके जाए। यही तो बात बोला, क्या बोले? इस पर आपत्ति क्या हो गया? राबड़ी देवी के विवादित बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई। वहीं सुशील मोदी ने कहा कि राबड़ी का निशाना मेरे पर नहीं था, उन्होंने नीतीश पर तंज कसा है। देखिए, राबड़ी देवी ने जो बयान दिया है, ये बयान मेरे खिलाफ नहीं है, ये नीतीश कुमार के चरित्र पर उन्हें उंगली उठाने का काम किया है। तो इसका जवाब तो नीतीश कुमार देंगे।
कि उनके गठबंधन का जो सबसे बड़ा घटक दल है और उसके जो सर्वोच्च नेता हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के चरित्र पर उंगली उठाने का काम किया है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि विरोधी उनके राजनीतिक जीवन को समाप्त करने की साजिश रच रहे हैं, इसलिए कभी उनके प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की मनगढ़ंत कहानी रचते हैं तो कभी अमित शाह से मुलाकात की। सोमवार को विधान परिषद में पत्रकारों से बातचीत में नीतीश ने साफ करने की कोशिश की है कि नोटबंदी पर उनका समर्थन इसलिए है क्योंकि वो मानते हैं कि ऐसे कदमों से देश आगे बढ़ेगा, लेकिन मोदी मुक्त भारत का उनका प्रयास जारी रहेगा। तो हत्या को कर इधर बीजेपी ने इस मामले को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने कहा कि नीतीश को कोई खतरा नहीं है, ये सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में बने रहने का तरीका है। मुख्यमंत्री इतने भारी भरकम सुरक्षा में जब चलते हैं तो हत्या को कर सकता है आप, इसलिए उनकी बातों में कोई हमें सच्चाई नहीं लग रही है और अखबार की सुर्खियों में बनने के लिए इस तरह के लोग बयान देते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के मुद्दे से जुड़ी एक और जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि 500 और 1000 और 2000 के नोटों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टी.एस. ठाकुर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एल. नागेश्वर राव की पीठ ने नोटबंदी की अन्य याचिकाओं के साथ सुनने का फैसला किया है। याचिका बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दाखिल की गई। याचिका में यह मांग भी की गई है कि अदालत केंद्र सरकार को कस्टम और आयात कर को छोड़कर सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर खत्म करने का निर्देश दे, साथ ही बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाए। इस याचिका समेत बाकी याचिकाओं पर शुक्रवार 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। शहाबुद्दीन के कई केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर सुनवाई हुई। इस दौरान बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। इस मामले पर फिर बुधवार को 2 बजे सुनवाई होगी। शहाबुद्दीन के खिलाफ चंदा बाबू के बेटे की हत्या के मामले की जांच सीबीआई से कराने, उन्हें दिल्ली की जेल में ट्रांसफर करने की मांग और शहाबुद्दीन पर बिहार की अदालतों में चल रहे केसों के गवाहों की सुरक्षा से संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो देश में पहले से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए योग शिक्षा अनिवार्य करने के लिए राष्ट्रीय योग नीति तैयार करने वाली याचिका पर 3 महीने के अंदर फैसला ले। जस्टिस मदन बी लोकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो इस मामले में बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय और जेसी सेठ की याचिकाओं को इनकी नुमाइंदगी के तौर पर विचार करें। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को विदेशी चंदे के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि वो 1976 के अधिनियम की बात कर रहे हैं, जबकि इस कानून में 2010 में संशोधन किया गया है। इस पर प्रतिवादी के वकील श्याम दीवान ने कहा कि 2010 के कानून को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और केवल 1976 के कानून तक सीमित नहीं रहा जा सकता। साथ ही 2016 में भी कुछ नए प्रावधान किए गए। मामला बीजेपी की विदेशी कंपनी की भारतीय सहयोगी होंडा से 2006-2007 में 5 लाख रुपए और 2010 में 10 लाख रुपए चंदा लेने का है। श्याम दीवान ने कहा कि बीजेपी ने ये पैसा वापस कर दिया। उनके मुताबिक नया कानून बनने के बाद पुराना कानून अस्तित्व में नहीं रह जाता। मामला जस्टिस जे.एस. खेहर और जस्टिस अरुण मिश्र और जस्टिस ए.एम. खानविलकर की बेंच में चल रहा है। नोटबंदी के मामले में दायर एक जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट कल फैसला सुना सकता है। एडवोकेट वरिंदर सांगवान ने शादी के लिए 2.5 लाख रुपए तक की निकासी और कोर्ट फीस के तौर पर 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के मुद्दे पर जनहित याचिका दाखिल की थी। जम्मू कश्मीर में उधमपुर से बनिहाल तक बन रही सड़क का मलबा तवी और चिनाब नदी में फेंके जाने के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाबों पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने नाराजगी जाहिर की। अधिकरण ने उन लोगों के नाम जानने चाहे जिन्होंने मलबा नदियों में फेंके जाने की जांच की। अधिकरण के पूछे जाने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि इस साल मई से यह मलबा नदियों में फेंका जा रहा है। जांच अधिकारियों ने यह भी बताया कि मलबा फेंकने की जगह का चुनाव राज्य सरकार ने किया था। इस पर जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि मलबा डालने के लिए आप नदी को कैसे चुन सकते हैं। राज्य सरकार का कहना था कि मलबा डालने का काम कुछ निजी व्यक्ति कर रहे हैं और उसने मंजूरी नहीं दी। याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रतिवादी इस तथ्य को छिपा रहे हैं कि वहां पर स्टोन क्रशर लगा है जो मलबा नदी में गिर रहा है। बेंच ने
सरकार से वो नोटिस दिखाने को कहा जो उनकी ओर से जारी किया गया है। बेंच ने यह भी कहा कि आप लोगों ने काफी मजा लूट लिया, अब भुगतने के लिए तैयार रहिए। अब मामले की सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में यूपी में वेटलैंड की बिगड़ती हालत पर सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने यूपी सरकार को वेटलैंड के बारे में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही बेंच ने पर्यावरण मंत्रालय से वेटलैंड की बदहाली के बारे में भी पूछा, जिस पर पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकार ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। राज्य सरकार के वकील ने अधिकारियों से निर्देश लेने के लिए समय मांगा है। बेंच ने समय देते हुए कहा कि पर्यावरण मंत्रालय अगर अपने बयान से मुकरा तो राज्य सरकार को 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। मामले की सुनवाई अब कल यानी कि बुधवार को होगी। नोएडा के चर्चित करोड़ों के घोटाले के आरोपी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर यादव सिंह मामले में फरार आरोपियों के खिलाफ विशेष सीबीआई कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करते हुए कुर्की का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने यादव सिंह की पत्नी कुसुमलता समेत पंकज जैन, ओमपाल सिंह और आरडी शर्मा के खिलाफ कुर्की का आदेश दिया है। मेरठ के लेसारी गांव में समाजवादी आवास योजना के तहत किसानों की जमीन का भूमि अधिग्रहण करने के खिलाफ दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर अखिलेश सरकार को राहत दी। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने समाजवादी आवास योजना के तहत निम्न आय वर्ग के लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए मेरठ के लेसारी गांव में 5.3010 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण इसी साल किया। हाईकोर्ट ने इसे राज्य सरकार की नीतिगत मामला मानते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। समाजवादी योजना के लिए 2016 में जमीन एक्वायर की गई थी, प्रस्ताव किया गया, जिसकी बहता भी इलाहाबाद चुनौती में दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा यह पॉलिसी डिसीजन है, इसमें अन्य जो करोड़ शेयर होल्डर थे उनके लेकर डिस्प्यूट था। गाजियाबाद के 6 गांव में जमीन अधिग्रहण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विजय सिंह यादव को अदालत में मंगलवार को पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल अपनी जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ किसान सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। इसी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने जीडीए के उपाध्यक्ष विजय सिंह यादव को तलब किया और अदालत ने जीडीए से जमीन का विवरण और उस पर हुए निर्माण का स्टेटस भी मांगा। महाराष्ट्र नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत पर मंगलवार को मुंबई बीजेपी कार्यालय के पास मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में जीत का जश्न मनाया गया। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा वृंदावन से चलकर मथुरा पहुंची। यहां पर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि परिवर्तन यात्रा को अपार जन सहयोग मिल रहा है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा वृंदावन से चलकर मथुरा पहुंची। यहां पर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि परिवर्तन यात्रा को अपार जन सहयोग मिल रहा है। नोटबंदी पर देश हमारे साथ है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। शामली पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव नीरज शर्मा ने बीजेपी और बीएसपी पर जमकर हमला बोला। नीरज शर्मा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा काला धन है। उन्होंने अपना पैसा ठिकाने लगाने के बाद यह फैसला किया। 21 दिन बाद भी नोटबंदी से लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। नोटबंदी से सबसे ज्यादा बुजुर्ग और दिव्यांग परेशान हैं। फिरोजाबाद में बैंक के बाहर वृद्ध कतार में लगे हैं और दिव्यांगों को तो खड़े होने तक की जगह नहीं। मऊ जिले में पहली बार बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। बीजेपी विधायक ज्योत्सना श्रीवास्तव ने बतौर मुख्य अतिथि सम्मेलन में शिरकत की। नोटबंदी के 21 दिन बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। मथुरा के औरंगाबाद इलाके में ग्रामीणों ने ओरिएंटल बैंक के बाहर आगरा मथुरा मार्ग को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया। उत्तराखंड सरकार भी काले धन से जमीन खरीदने वालों और बेनामी संपत्ति हड़पने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि कई राज्यों में इस तरह के मामले सामने आए हैं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने एक कदम उठाया। इसे राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए। ये कहा जा रहा है कि एक बड़े पैमाने पर इस दौरान काला धन जो है कई राज्यों में जमीनों में प्रॉपर्टीज में आया है, तो
तो हम अपने राज्य के अंदर भी जांच करना चाहते हैं और वो एक सामान्य प्रक्रिया है, एक सामान्य प्रक्रिया है। विपक्ष में बैठी बीजेपी प्रदेश के कर्ज में डूबने को लेकर सीधे तौर से प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। रावत सरकार आर्थिक कुप्रबंधन का शिकार है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो आर्थिक सुप्रबंधन के कारण केंद्र सरकार ने उस समय 1000 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया था। नोटबंदी से प्रदेश को हो रहे नुकसान का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। मैंने कहा है कि रिपोर्ट दें, असेसमेंट तो आ जाना चाहिए, राज्य को कितना नुकसान हो रहा है, कहीं हम भ्रम में तो नहीं है, क्योंकि यदि जिस तरीके से कहा जा रहा है वसूलियाँ घट रही हैं, दूसरी चीज़ें घट रही हैं, वो चिंता का कारण है। तभी आगे के लिए कदम उठाएंगे, कुछ तो उसकी भरपाई करेंगे। और अचानक एक दिन मालूम पड़ा कि राज्य को 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई करना कठिन हो जाएगा। काले धन पर मुहिम लगाने के चलते जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 और 500 के नोट बंद कर सुर्खियां बटोरी, वहीं इस ओर एक और साहसिक कदम उठाते हुए अपनी सरकार के सभी सांसदों और फिर विधायकों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा देने की अपील की। नोटबंदी का असर अब छोटे कारोबारियों पर भी पड़ रहा है। नोटबंदी का बड़ा असर गुड़ और गन्ना कारोबारियों पर पड़ा है। नोटबंदी के खिलाफ रुद्रपुर में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नोटबंदी के बाद से काले धन के बरामद होने का सिलसिला लगातार जारी है। देहरादून में पुलिस ने एक होटल से एक शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शख्स के पास से 4 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नेटवर्क में व्यापारियों को जल्द से जल्द पंजीकरण कराने के लिए रुद्रपुर वाणिज्य कर कार्यालय में बैठक हुई। इसमें व्यापारियों को 1 सप्ताह के अंदर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अपना डाटा भरने और उसे विभाग में जमा करने के बारे में बताया गया। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी एक और परिवर्तन रैली निकालकर जीत पक्की करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपनी विकास यात्रा के जरिए दोबारा सत्ता पर काबिज होना चाहती है। उपाध्याय जी के नेतृत्व में पूरी तरह से कार्य कर रहा है। लगातार जहां रैलियां हैं वहां रैलियों को आयोजित कर रहा है। लगातार जो हमारा जो फॉर्मूला होना चाहिए चुनावी, और हम लोग तो सच्चाई के साथ, हम तो सच्चाई को परोसने का अनिल जी काम करेंगे निश्चित रूप से जनता की। नशे के खिलाफ जंग के तहत परंपरागत खेल खेलेंगे हम बाघ बकरी प्रतियोगिता के 25 विद्यालयों के टॉपर छात्रों को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री आवास से सम्मानित किया। गोरखपुर में फर्जी स्टैंप पकड़े जाने का मामला सामने आया है। चेकिंग के दौरान एक वेंडर को पकड़ा गया। पुलिस ने उसे सभी स्टैंपों के साथ हिरासत में ले लिया। इंटरसिटी के ठहराव की मांग को लेकर भूख हड़ताल के 5वें दिन रेल रोको आंदोलन में आज जमकर बवाल हुआ है। बदायूं में चोरों ने कई घरों पर अपना हाथ साफ किया। चोर लाखों की लूट करके फरार हो गए। चोर पुलिस की वर्दी में लोगों के घर में दाखिल हुए और गन पॉइंट पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बरेली में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार को टक्कर मार दी। कार सवार 3 लोगों की हादसे में मौत हुई। हाथरस शहर के कोतवाली इलाके में बोझवाला कुआं के पास कुछ लोगों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई करने वालों का आरोप है कि यह शख्स जानवर चोर है और उसे लोगों ने जानवरों की चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके बाद आरोपी को पीटते हुए इलाके के लोग उसे कोतवाली लेकर पहुंचे। इधर आरोपी शख्स खुद को बेकसूर बता रहा है। अभिनेत्री शबाना आजमी अपने गृह जनपद आजमगढ़ में महिला हिंसा मुक्त समाज के लिए लोगों को प्रेरित कर सभी को बराबर अधिकार देने की बात कहती नजर आई। शबाना आजमी ने कहा कि 16 दिसंबर आने वाला है। निर्भया कांड आज भी याद है। युवाओं में एक समझ पैदा करनी होगी। आजमगढ़ में पुलिस लाइन परिसर में इस संबंध में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों छात्राओं, महिला स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के साथ तमाम संगठन और पुलिस विभाग के लोग मौजूद थे।
इलाहाबाद के उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में संविधान और हमारा समाज विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति के.जे. बालाकृष्ण ने दीप प्रज्वलित कर किया और अपने संबोधन में लंबित मुकदमों के निपटारे में हो रही देरी पर चिंता जाहिर की। बोकारो में कोर्ट ने नंदलाल मांझी नाम के एक शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई। नंदलाल ने तलवार से काटकर अपनी पत्नी की हत्या की थी। 62 साल के नंदलाल मांझी को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया। नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से कैशलेस ट्रांजैक्शन करने की सलाह उन्हें दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की सलाह का असर अब झारखंड पुलिस पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। मंगलवार को रांची पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों को मोबाइल और कार्ड के जरिए ऑनलाइन पेमेंट की ट्रेनिंग दी गई। एनसीसी ने रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर एनसीसी ने रन फॉर यूनिटी एंड डिसिप्लिन और साइकिल रैली फॉर ग्रीन एंड क्लीन रांची का आयोजन किया, जिसे खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री अमर कुमार भौरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आईटीआई के क्षेत्र में झारखंड को मंगलवार को बड़ी सौगात मिली है। श्रम मंत्री राज परिवार की उपस्थिति में नेपाल हाउस स्थित उनके कार्यालय में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियां यानी कि सीएसआर के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जगन्नाथपुर के संचालन के लिए टाटा स्टील लिमिटेड, जमशेदपुर और राज्य सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो घबराइए मत, क्योंकि अब मुंबई में ओबेसिटी कैंपेन की शुरुआत हो गई है। इस मुहिम के जरिए मोटापे से जुड़ी सही जानकारी दी जाएगी। की तरफ ये जो कैंपेन शुरू हो रहा है, आज 29 नवंबर 2016 को शुरू हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें द चैलेंज इज़ ह्यूज, माउंटेनियरस जैसे बोलते हैं वैसा चैलेंज है। एंड बेसिकली ओबेसिटी हैज़ गॉट लॉट ऑफ मिथ्स in public's mind and even doctors' mind at times. So we have to start at all levels of society and we have to go to each and every pocket of society.